तो हमने AD DHCP देखा, अब जरा DNS समझते हैं। आपको याद होगा DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। अभी डोमेन नेम सिस्टम क्या चीज़ होती है? तो हमने अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि दुनिया में कोई भी अगर कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसी कोई डिवाइस है, मतलब हर डिवाइस कंप्यूटर जैसी नहीं होती, लेकिन अगर वो नेटवर्क पर उसका कुछ उसकी नेटवर्क पर है, मतलब नेटवर्क पर कनेक्टेड है, नेटवर्क पर कनेक्टेड है कहीं से भी, तो उसका एक आईपी एड्रेस होना चाहिए और एक उसका नेम होना चाहिए। हमने क्या कहा था कि डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या चीज़ होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रा थोड़ा समझते हैं। तो हमने जैसे पिछली बार देखा था ना वो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, तो उसका हम एक नया एक उसी का हमने मान लीजिए कि ये हमारा ये वर्चुअल बॉक्स है। हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि ये उबंटू 1 को स्टार्ट किया और ये चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब अगर मैं इसमें कैसे काम होता है वो थोड़ा दिखाता हूँ आपको। तो ये है उबंटू 1। इसको ये हम जरा इस पे जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है कैसे काम करता है इसके बारे में मुझे लगता है कुछ सेशन लगेंगे, कुछ बार लगेंगे, एक बार, दो बार, चार बार आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे आपको अभ्यास होगा तब आप इसमें अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो हम किसी समय पे इसको इनमें से पकड़ के कोई एक नया सिस्टम बनाएंगे और उसको वहाँ से शुरुआत करेंगे, पूरा सिस्टम बनाएंगे, फिर उसमें कौन कौन सी कमांड कैसी लगती हैं, कहाँ से एक सामान्य काम के लिए जो ज़रूरत होती है वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये मेरा सिस्टम है और इसमें अभी जहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ ये रूट एट उबंटू 1 दिखा रहा है ना। अब इसमें हर सिस्टम में जैसे इसका खुद का अपना एक नाम है। मान लीजिए मैं इसका नेम पूछता हूँ तो ये कहेगा मेरा नाम उबंटू 1 है ना। और इसका खुद का एक आईपी एड्रेस है। तो ज़रा हम देखते हैं कि वो आईपी एड्रेस क्या है। तो एक हमारी इसमें सिस्टम में एक डायरेक्टरी होती है, फाइल होती है जिसमें कि नाम और आईपी एड्रेस दोनों रखे जाते हैं। अब ये थोड़ा सा इस वाले में मेरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इसमें मैं माउस लेके आऊँ तो दिखाता नहीं है ये। तो मुझे अपना माउस में ज़रा बगल में रखूँगा तो जैसे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि माउस है कि नहीं है। अब मैं इसमें टाइप करने वाला हूँ। तो जैसे देखिए ये जब मैं टाइप करता हूँ एंटर, मैं इसलिए कई बार मार के दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लगे, आपका ध्यान जाए उस पर। तो अभी आपने जैसे देखा ये ऊपर जो यहाँ पर ये दाईं तरफ पे दिखा रहा है, इसमें क्या है 192.168.2.51 और स्पेस उसके बाद दिया है, उसके बाद वो लिखा हो उबंटू 1 और उसके बाद फिर से लिखा ubuntu1.somedomain.com। इसी तरीके से 120.168.2.52 उबंटू 2 ubuntu2.somedomain, फिर 192.168.2.53 और ubuntu3.somedomain.com। अब इसमें क्या होता है कि जो ये उबंटू 1 लिखा हुआ है ये इसको कहते हैं शॉर्ट नेम, मतलब कि होता है ना एलियास, जैसे घर का नाम कुछ भी हो सकता है ना, मुन्ना, पप्पू, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो और ये जो ubuntu1.somedomain.com है ये आपका पूरा नाम है, मतलब कि नाम है और सरनेम है, एक तरीके से समझिए, लास्ट नेम भी है। और या आप धीरे धीरे समझेंगे, जैसे साउथ इंडिया में अक्सर होता है ना कि लोगों का नाम होता है, फिर पिता का नाम होता है, फिर गांव का नाम होता है, फिर कभी कभी कुनबे का भी नाम होता है, जो भी चीज़ें हैं। तो उस तरीके की लगभग वैसी ही प्रणाली यहाँ पर भी होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो जो ये उबंटू 1 है वो शॉर्ट नेम है या निक नेम है या घरेलू नाम है, और जो ubuntu1.somedomain.com है ये फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसको बोलते हैं। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम का मतलब क्या है, हम अपना जो ये एक्चुअली इसको काम करते हैं ये आपको दिखाते हैं। तो ये जैसे अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी और एलडेप तक देख रहे थे, तो इसी में ही अगर हम इसमें और आगे चले जाएं तो हम यहाँ पर इसमें एक्चुअली हाँ अब ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि वो पीछे वाले आपको कंफ्यूज करें। तो इसमें
जो फुल्ली FQDN बोलते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए आप यहाँ से धीरे धीरे आपको और हम लोगों को ये अभ्यास डालना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को समझते चलें। और ये मैं आपको एक बार में बताऊंगा और एक बार में ये चीज़ें दिमाग में नहीं टिकती, तो धीरे धीरे हमें अपनी जो समझ है उसको बढ़ाना होगा और पूरा समझना होगा। तो देखिए जो FQDN का मतलब है, जो ये नीचे भाई ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ubuntu1.somedomain.com, ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। और जो ubuntu1 है ये है शॉर्ट नेम। आप पूछेंगे शॉर्ट नेम की ज़रूरत क्या है, तो होता क्या है कि आजकल तो ज़रूरत नहीं होती, आजकल तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम से ही सारा काम चलता है, अच्छा रहता है। पर पहले ज़माने में जब लोग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करते थे, छोटे एनवायरनमेंट होते थे, कम सर्वर्स होते थे, तब शॉर्ट नेम भी चल जाते थे। अब आप सोचिए, मैंने आपको 3 सिस्टम दिखाए, ubuntu 1 2 3, राइट, यहाँ भाई तो दिखा था ना 1 2 3, हम 4 या टेस्ट कोई बनाएंगे अपनी तरफ से। तो ये जो 1 2 3 हैं वो मैंने आपको अभी अपने सिस्टम पे दिखा है। अब दुनिया में कितने कंप्यूटर हैं ये तो आपको पता ही होगा, लाखों करोड़ों में होंगे, करोड़ तो मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, लेकिन लाखों में तो हर हालत में है, और करोड़ों में भी होगा। हाँ एक्चुअली मोबाइल फ़ोन और आपका ये क्या बोलते हैं लैपटॉप और सब मिला लो तो करोड़ों में होंगे, कई करोड़ों में होंगे। तो अब आप ये सोचिए, हर कंप्यूटर का एक नाम और एक IP एड्रेस होता है, तो ऐसे कैसे हिसाब रहेगा। यहाँ तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर लाखों करोड़ों हैं तो ये कैसे रखे जाते हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे होता है, इनको कैसे संभाला जाता है और इनकी योजना कैसे बनाई जाती है। तो हुआ क्या कि कई साल पहले, 20-25 साल पहले, और उस 93-94 में जब ये वेब स्टार्ट हुआ ना, तो उस समय से ये सारी चीज़ें एक एक करके उभरती चली आई। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, हमको नई नई ज़रूरतें महसूस हुई तो उन पर काम हुआ। तो DNS तो मुझे लगता है 90 के आसपास, और पहले भी हो, उसके पहले भी रहा हो सकता है, होगा ही, लेकिन उतना उस तरीके से नहीं प्रयोग होता था, ये मुझे ध्यान है। धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता चला गया। 90 के दशक से पहले, मतलब 80 के दशक में हमारी हालत ये होती थी कि हम जनरली वो शॉर्ट नेम से ही सारा काम चलता था हमारा, और कुछ गिने चुने कंप्यूटर होते थे, तो एक दूसरे से बात करके सब लोग, जैसे नहीं एक ही घर में है तो आराम से काम चल रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब जब करोड़ों हैं तो इस पूरी जानकारी को रखना आसान नहीं है, और इसको रखने के लिए बहुत सारे गणित लगाई जाती है, बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। और एक और भी बात है, अब इसमें आप दुनिया में घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि मेरा नाम कुछ है क्या, विकास गुप्ता है मान लीजिए, है ना। तो अगर विकास गुप्ता कोई व्यक्ति है और वो विकास गुप्ता या दूसरा किसी एक शहर में, एक मोहल्ले में एक विकास गुप्ता हो सकता है, दूसरे शहर में दूसरा विकास गुप्ता हो सकता है, तीसरे शहर में, तो कई सारे विकास गुप्ता हो सकते हैं। अब ये जो एक ही नाम के कई सारे लोग हैं, तो फिर वो भी समझना पड़ेगा आपको कि किस मोहल्ले वाला विकास गुप्ता, या किस मोहल्ले वाला नरेश, या किस मोहल्ले वाला कोई और, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सारी चीज़ें चूँकि इनमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इनकी बड़ी सोच समझ के प्रणाली बनानी पड़ती है, और उस पर लगातार ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक विकास गुप्ता कभी दूसरे विकास गुप्ता का नाम लेके कुछ आपके कंप्यूटर में हैक कर दे तो ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इन सब कारणों, अच्छा हैकिंग तो बात की चीज़ है, जब लाखों करोड़ों हैं तो इनकी व्यवस्था कैसे होगी। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था पहले यहाँ पर, ये थी होस्ट फाइल। ये आपको दिखे था ना, ये देखिए होस्ट फाइल दिख रहा है, etc होस्ट, etc होस्ट। ऐसे ये लिनक्स का सिस्टम है, पर अगर विंडोज़ में देखेंगे तो वहाँ पर भी सी ड्राइव, विंडोज सिस्टम 32, etc होस्ट ऐसे डायरेक्टरी मिलेगी आपको। उसका मतलब देख सकते हैं आप, कोई बहुत मतलब हाँ आमतौर पर लोग जाते नहीं वहाँ पर। अब क्या होता है, जब लाखों करोड़ हो गए तो इसकी जगह, इसीलिए नेमिंग सिस्टम के लिए
के आगे डोमेन लग गया, हर डोमेन का अपना नेमिंग सिस्टम होगा, मतलब हर डोमेन का अपना नाम होगा और उसका एक सिस्टम होगा। तो ये जो प्रक्रिया बनी इसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम अत्यंत आवश्यक है, बगैर इसके दुनिया में कोई किसी से बात ही नहीं, कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि डोमेन नेम नाम रखता है और डोमेन नेम जो है नाम से, देखिए यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये नाम और उसके आगे एक आईपी लिखा हुआ है, तो हर नाम के आगे एक आईपी होता है। तो ये जैसे ये एक फाइल में लिखा हुआ है, एक छोटी सी फाइल में लिखा हुआ है, अगर एक फाइल में लिखा हो तो आपके कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी उसमें कुछ लिखा होगा, फिर मेरे कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी उसमें कुछ लिखा होगा, फिर किसी और के कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी। अगर मान लीजिए आप सब लोग हम अपनी फाइलों में जाके कुछ गलती से चेंज कर दें, गलती हो जाए तो क्या होगा कि आपकी जानकारी बिगड़ जाएगी। तो फिर क्या हुआ, जब कोई चीज़ लोकल ना चले तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल बनाते हैं। तो डीएनएस जो है एक सेंट्रल नेमिंग सिस्टम है, सेंट्रली होस्टेड, मतलब इंग्लिश में लिखने का मज़ा नहीं है, तो सेंट्रली मतलब एक जगह पे सारे लोगों की जानकारी, सारे लोगों का एक किसी एक सिस्टम या सर्विस में, सर्विस जिसमें लोगों के कंप्यूटरों के नाम और आईपी रखे जाते हैं, है ना। अब जो है, और ये एक केंद्रीय मतलब सेवा होती है ना। केंद्रीय सेवा का मतलब क्या है, एक दो नहीं है, हर कंपनी का अपना डीएनएस सर्वर होता है, डीएनएस सिस्टम होता है, डीएनएस सिस्टम होता है, और वो स्टार्ट होता है जैसे google.com, ये डोमेन है, इसके अंदर images.google.com हो सकता है, mail.google.com हो सकता है ना। तो ऐसे ये अंदर के सब डोमेन है, ये मेन डोमेन है गूगल वाला, और इसके अंदर सब डोमेन है। तो आप समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे हायरार्की बनती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि किसी का कोई सिस्टम आईपी एड्रेस बदल गया तो किसी ने नया जोड़ दिया, तो कोई पुराने हटा दिए, तो ये सारे काम चलते रहते हैं। तो ये जो सर्वर्स होते हैं, डीएनएस सर्वर्स होते हैं, ये पूरी दुनिया के डीएनएस सर्वर्स हमें एक सर्वर दूसरे सर्वर को बताता है, दूसरा सर्वर तीसरे सर्वर को बताता है, इस तरीके से सब भाईचारे से एक दूसरे को बताते रहते हैं और काम लगातार चलता रहता है। तो और इसीलिए इंटरनेट मतलब कि एक दूसरे के कनेक्शन से बातचीत करके हम अपनी जानकारी सुधारते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो एक इसका उदाहरण ये भी मान सकते हैं, जैसे वो विकीपीडिया देखा आपने, विकीपीडिया में कोई एक आदमी नहीं चलाता विकीपीडिया, बहुत सारे लोग उसमें नए नए अपनी जानकारी ऐड करते रहते हैं। किसी को कोई जानकारी लगा कि जैसे माने कोई जानकारी दी मान लीजिए, और आपको लगा कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है, तो आप वापस आके उसको ठीक कर जाते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होता है। ये डीएनएस वाला सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, लेकिन हर किसी के कंट्रोल में नहीं है, हर एक के नियंत्रण में नहीं है। जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डीएनएस को समझते हैं, जानते हैं और कंट्रोल करना जानते हैं, वही इसका काम करते हैं। तो और इसमें और भी काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हम धीरे धीरे करके आगे समझेंगे, पर आज के लिए ये समझना काम की चीज़ है। हमारी इस कंपनी के नेटवर्क वाले चित्र में अगर आप देख रहे थे, तो इसमें ये देखने वाली चीज़ है कि ये डीएनएस सर्वर जो है, ये मैनेजमेंट होस्ट का हिस्सा है, ADDNS, DHCP और इंटरनेट वेब सर्वर। अब हम इसके आगे वेब सर्वर वगैरह वगैरह वो भी देखेंगे, पर डीएनएस सर्वर अगर नहीं है तो ये शुरुआती चीज़ों में इसका होना ज़रूरी है, DNS AD होना ज़रूरी है। इसके बगैर कोई एप्लीकेशन वाला, कोई प्रोग्रामर, कोई डेवलपर कोई काम नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए, तब आगे काम बढ़ता है। तो यहाँ तक अभी हमने जो जितनी बातें की उसमें करीब करीब शुरुआती चीज़ें हो गई हैं। अभी ये मतलब शुरुआत है, अभी और हमें आगे जाना है, पर अब हमारे पास इतना मटेरियल हो गया है कि हम अपना एक
ये छोटी कंपनी का नेटवर्क में क्या क्या होता है ये समझ सकते हैं। अभी ये तय बात है कि इसमें सब कुछ नहीं आया, अभी और भी बहुत कुछ आएगा और मुझे भी जैसे जैसे मतलब मैं और सोचूंगा इसके बारे में, और हम इसके बाद अब जो है शायद एक बार पहले इसको पूरा फिर से रिव्यू करेंगे कहाँ क्या है, और उसके बाद फिर हम जो क्या करेंगे कि एक आगे एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय होती है, एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं, या और आगे की चीज़ें समझेंगे।